हिंद, जय भारत। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 25 सितंबर 2021 का करंट अफेयर, जिसका हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो काजा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है काजा। काजा जो है, इस काजा के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है, यह इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। अगर पूछेगा किस कंपनी ने इसे खड़ा किया है, तो इसे खड़ा किया है गो ईगो कंपनी जो है। ठीक है, याद रखना, गो ईगो कंपनी जो है, इसके द्वारा इस इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को बनाया गया है। और आपसे पूछा गया इसे जो है किस योजना के तहत बनाया गया है, तो इसे बनाया गया है भारत सरकार की फेम योजना के तहत। ठीक है, याद रखना कौन सी योजना, फेम योजना जो है, जो कि 2015 में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत जो है दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन गो ईगो कंपनी के द्वारा काजा के अंदर बनाया गया है। अगर आपसे पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य सिंपल है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनको बढ़ावा देना ही इस योजना का उद्देश्य है। इसीलिए जो है दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन काजा हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है, शून्य अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? जो शून्य अभियान है, इसका संबंध है इलेक्ट्रिक जो शून्य अभियान है, इसका संबंध है, तो दोस्तों शून्य अभियान का संबंध है इलेक्ट्रिक व्हीकलों के क्षेत्र से। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इनको बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये जो है प्रदूषण नहीं करती हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा गया आखिर ये शून्य अभियान जो है किस आयोग ने इसे शुरू किया, तो इसे शुरू किया नीति आयोग के द्वारा जो है यह अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, इसका संबंध किस क्षेत्र से, इलेक्ट्रिक व्हीकलों के क्षेत्र से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सा है? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी यह है केवड़िया। अगर आपसे पूछा गया केवड़िया कहाँ पर है, तो केवड़िया है गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा नए घरों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है? ठीक है, आपको याद होना चाहिए, इंग्लैंड जो देश है, कौन सा देश, इंग्लैंड जो देश है, इसने जो भी नए घर बनेंगे उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है उन्हें स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो यह जो सतलुज नदी है यह शिपकिला दर्रा, याद रखना किस दर्रे के तहत, तो यह है शिपकिला दर्रा। यह जो शिपकिला दर्रा है, इस दर्रे के तहत जो है सतलुज नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछा गया दर्रा कहाँ पे स्थित है, शितकिला दर्रा अगर आपसे पूछा गया कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना चाहिए, भारत का पहला अगर आपसे पूछा गया कि भारत का पहला 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है, तो यह है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है यह भारत का पहला 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य है। अगर आपसे पूछा गया शिमला प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इसकी दो राजधानी है, एक तो शिमला है, और एक है धर्मशाला। कौन सी एक है, एक शिमला है और एक है धर्मशाला। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है उनके सीएम का नाम क्या है, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम है हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम है जयराम ठाकुर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम है जयराम ठाकुर। अगर आपसे पूछा कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है राजेंद्र आलेकर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश गवर्नर का नाम राजेंद्र और सीएम का नाम जयराम ठाकुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्वत धारा योजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, आपको पता है जो पर्वत धारा योजना है, ठीक है, पर्वत धारा योजना इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, याद रखना पर्वत धारा योजना जो है इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। अब हम देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न जो कि है,
तो हम बढ़ चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, फास्टर सिस्टम किससे संबंधित है। तो ये जो फास्टर सिस्टम है, आपको नाम से बताना चाहिए, फास्टर यानी कोई भी चीज़ जो है उसका आयात निर्यात फिर जो ट्रांसमिशन है या फिर उसे किसी का भेजना आना जाना वो फास्ट होना, वो फास्ट हो सके, ठीक है। तो जो फास्टर सिस्टम है इसे मंजूरी दी गई है, सॉरी, फास्टर जो सिस्टम है, ये जो फास्टर सिस्टम है इसको मंजूरी दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, जो है फास्टर सिस्टम को मंजूरी दी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया क्या है फास्टर सिस्टम, तो इसका फुल फॉर्म आप इस तरह के समझिए, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, याद रखना। वापस बताता हूँ, इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन, ठीक है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, याद रखना, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसके अंदर जो फास्ट है, इस फास्ट का अर्थ हो जाएगा तेजी, ठीक है, फास्ट है तेजी से, और सिक्योर है सुरक्षित, और ट्रांसमिशन है यानी भेजना, ठीक है। तो तेजी से और सुरक्षित तरीके से जो है जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इन्हें भेजना जो है यह जो है इस फास्टर सिस्टम का काम है, ठीक है। इसको मंजूरी किसने दी है, तो इसको मंजूरी दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस सिस्टम को मंजूरी दे दी। अगर आपसे पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से एक पोर्टल संबंधित है जिसका जो कि जो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पोर्टल संबंधित है। अगर आपसे पूछा गया उस पोर्टल का नाम क्या है, तो उस पोर्टल का नाम है सुपेश पोर्टल, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया सुपेश पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह किया गया है सुपेश पोर्टल जो है यह हाल ही में लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसका संबंध किस तरह से, इसका संबंध है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका संबंध है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है NV रमन्ना। कौन है, NV रमन्ना जो है सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना चाहिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय इसने 3 महिलाओं को, ठीक है, 3 महिलाओं को एक ही साथ में महिला न्यायाधीशों को एक ही साथ में नियुक्त किया। अगर आपसे पूछा गया उनमें से पहली कौन है, उनमें से पहली महिला न्यायाधीश है हिमा कोहली। आप नाम याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है हिमा कोहली, दूसरी है दूसरा नाम है जस्टिस बेला M त्रिवेदी, ठीक है, दूसरा नाम है जस्टिस बेला M त्रिवेदी। पहला नाम है जस्टिस हिमा कोहली और तीसरा नाम है जस्टिस BV नगरत्ना, ठीक है, याद रखना, जस्टिस BV नगरत्ना, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और है जिनका नाम है जस्टिस हिमा कोहली, ठीक है। वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, यूट्यूब पर कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया यूट्यूब पर कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, तो वह है गुजरात हाईकोर्ट, ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय यानी गुजरात हाईकोर्ट जो है यह पहला उच्च न्यायालय बन चुका है जो कि यूट्यूब पर कार्यवाही प्रसारित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत शुरू की गई। आपको बताना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो है भारत की पहली ई लोक अदालत शुरू की गई है। अगर आपसे पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह दोस्तों याद रखना 124 जो अनुच्छेद है इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है, अगर आपसे पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है, याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना यह है अनुच्छेद 129, ठीक है, याद रखना 129 अनुच्छेद जो है इसके अंदर लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है यह एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न जो कि है, प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना द्वारा लाइफा दिवस कब मनाया जाता है। याद रखना हाइफा दिवस, ठीक है,
प्रतिवर्ष भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए जो हाइफा है जो है यह एक जगह है। किस देश में यह एक जगह है? यह जो है इजराइल के अंदर। इजराइल एक देश है, भारत का मित्र देश है जिसका नाम है इजराइल। तो इस इजराइल देश के अंदर जो है हाइफा एक जगह है। और बात की जाए, आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलते हैं तो जो 23 सितंबर 1918 का, यानी वर्ल्ड वॉर 2 का जो है उस टाइम यह दौर चल रहा था। और 1918 के वक्त, ठीक है, 1918 के वक्त कब, 23 सितंबर 1918 के वक्त जो है जर्मनी और तुर्की ये जो थे, इन दोनों राज्यों ने जो है, यानी हिटलर ने जो है इजराइल के इस हाइफा जगह पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो जो मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, जो भी मित्र राष्ट्र थे उनकी तरफ से जो है जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद है ना, याद रखना, जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद की रियासतों जो जितने भी सैनिक थे उनके द्वारा जो है इस हाइफा जगह को जर्मनी और तुर्की से आज़ाद कराया गया। और इस युद्ध के अंदर कौन कौन से जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद रियासत के जितने भी सैनिक थे जो भी शहीद हुए थे, तो उन्हीं के लिए जो है 23 सितंबर को जो है हाइफा दिवस भारतीय सेना के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना कौन सा समय चल रहा था, 1918 का। हाइफा जगह कहाँ की है? इजराइल की। किन के कब्जे में थी ये जगह? और जो जोधपुर किन के कब्जे में? तो यह थी जर्मनी और तुर्की के कब्जे में थी। मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन लड़ा था? मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा था। जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद की जितनी भी रियासत थी उनके सैनिक जो है इस युद्ध के अंदर लड़े थे। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट। ठीक है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट। अगर बात की जाए इजराइल के नए राष्ट्रपति की तो वह है इसोक हर्जोग। ठीक है, इजराइल के नए राष्ट्रपति हैं इसोक हर्जोग। अगर आपसे पूछा गया इजराइल के नए संसद का नाम क्या है, तो इजराइल का जो नया संसद है, इजराइल का संसद जो है, इजराइल की जो संसद है उस संसद का नाम है नेसेट। ठीक है, इजराइल के संसद का क्या नाम है? इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। अगला प्रश्न है अल अक्सा मस्जिद क्या है, कहाँ है? ठीक है, अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? तो यह जो है यह मस्जिद यह जेरूसलम के अंदर है। ठीक है, याद रखना, यह जो मस्जिद है यह जेरूसलम के अंदर। आपको पता होना चाहिए जितने भी यहूदी धर्म के लोग हैं, यहूदी धर्म के जो लोग हैं, इस धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल में रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, यहूदी धर्म को मानने वाला एकमात्र विश्व के अंदर एकमात्र देश कौन सा है? तो वह है इजराइल। किस धर्म को मानने वाला? यहूदी धर्म को मानने वाला। अगर आपसे पूछा गया कि यहूदी धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ये जो यहूदी धर्म है, इस यहूदी धर्म के जो पूजा स्थल है इसे कहा जाता है सिनेगॉग। ठीक है, याद रखना, सिनेगॉग जो है इन यहूदी धर्मों के जितने भी लोग हैं उनके पूजा स्थलों को जो है सिनेगॉग कहा जाता है। अगला प्रश्न है इजराइल की सीमा किस सागर से लगती है? तो यह इजराइल जो है इसकी सीमा लगती है भूमध्य सागर से। इजराइल की जो सीमा है इजराइल की सीमा किस सागर से लगती है? तो वो लगती है भूमध्य सागर से। अगला प्रश्न है भारत कोरिया मित्रता पार्क कहाँ स्थित है? याद रखना, भारत कोरिया मित्रता पार्क यह स्थित है दिल्ली के अंदर। अगर आपसे बात की जाए इसे किसने बनवाया था, तो इसे बनवाया था राजनाथ सिंह ने। ठीक है, राजनाथ सिंह ने जो है भारत कोरिया मित्रता पार्क बनवाया था। कहाँ पर बनाया था? दिल्ली में, राजनाथ सिंह के द्वारा दिल्ली में भारत कोरिया मित्रता पार्क। अब हम देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न जो कि है चर्चा में रहा, अर्जुन MK-1A क्या है? तो आपको याद रखना है अर्जुन जो है ये एक युद्धक टैंक है। ठीक है, अर्जुन MK-1A जो है यह एक युद्धक टैंक है। इससे पहले जो है जो टैंक हुआ करते थे उन्हें हम कहते थे अर्जुन। ठीक है, तो यह जो अर्जुन जो है ये एक युद्धक टैंक। अगर आपसे बात की जाए कब से जो है भारत की सेना के अंदर है, तो यह जो है 1972 से इसे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, 1972 से जो है इसे यूज़ किया जा रहा है। और अगर आपसे बात की जाए इसे बना कौन रहा है या फिर इसे विकसित कौन कर रहा है? इसे विकसित कर रहा है DRDO। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे विकसित कर रहा है या फिर आप हो सकते इसे बना रहा है। अगर बात की जाए इन्होंने जो है हाल ही में विकसित कर एक अर्जुन जो है एक टैंक प्रदर्शित किया था जिसका नाम था अर्जुन। अब याद रखना इसका नाम था अर्जुन। MK-1 जो है इस टैंक का नाम था। और इस टैंक का अब आपसे बात की जाए इस टैंक को जो है इस पहले वाले 1972 को जो टैंक है इससे विकसित किया गया था। और यह जो टैंक है इस टैंक की यह खास बात थी कि दिन और रात में, ठीक है, दिन और रात में जो है यह चल सकता था। यानी चल तो कोई भी सकता है, वैसे दिन और रात में जो है
हाँ दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है, जो अर्जुन MK1 है जिसे कि DRDO ने विकसित किया था, तो यह जो टैंक है दिन और रात दोनों में जो है इस टैंक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना, अर्जुन MK1 का जो है दिन और रात दोनों में इसका उपयोग किया जा सकता था। अगर बात की जाए, और फिर DRDO जो है इसने अर्जुन MK1 को फिर से विकसित कर एक टैंक बनाया, इसको विकसित किया और एक टैंक बनाया जिसका नाम है अर्जुन MK1A। ठीक है, याद रखना, अर्जुन MK1A। ठीक है, तो इस टैंक में एक और खासियत थी, वो थी कि इसकी जो फायरिंग क्षमता है यह बहुत ही अधिक थी। ठीक है, इसकी फायरिंग क्षमता जो है पिछले टैंकों से बहुत ही ज़्यादा थी। याद रखना, इसकी क्या खासियत थी, इसकी जो फायरिंग क्षमता है। ठीक है, याद रखना, इसकी जो फायरिंग क्षमता है ये बहुत ही अधिक थी। ठीक है, इसकी जो फायरिंग क्षमता है बहुत ही अधिक थी। किन टैंकों से? अर्जुन MK1 से जो इसकी फायरिंग क्षमता अधिक थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युद्धक टैंक। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है पिनाका। अगर आपसे पूछा गया कि पिनाका क्या है, पिनाका जो है यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। याद रखना, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। अगर आपसे बात की जाए कितने सेकंड में कितने रॉकेट छोड़ती है, यह जो है 44 सेकंड में। ठीक है, 44 सेकंड में जो है 12 रॉकेट जो है छोड़ सकती है। याद रखना, पिनाका इसका नाम है। कौन सी? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है रुद्रम। रुद्रम जो है एक एंटी रेडिएशन जो है मिसाइल। ठीक है, याद रखना दोस्तों, रुद्रम जो है यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, अगर आपसे बात, मैंने आपको बताया भी पिनाका और रुद्रम क्या रहे। पिनाका जो है ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है और ये 44 सेकंड में जो है 12 रॉकेट एक साथ छोड़ सकती है। और अगर आपसे बात की जाए रुद्रम, तो रुद्रम जो है एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगर आपसे बात की जाए इंद्रजाल, इंद्रजाल जो है यह एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, आपको बताऊँ, इंद्रजाल जो है यह एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। अगर आपसे पूछा गया ब्रह्मोस, ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, कौन सी? ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा गया INS ध्रुव, INS ध्रुव कैसी शिप है और इसका क्या काम है, यह आप मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आज का 5वां प्रश्न, जो कि है नवंबर से दिसंबर 2021 में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आपको बताना चाहिए ओडिशा। ठीक है, ओडिशा जो है इसकी मेजबानी करेगा। और ये जो ओडिशा है, ओडिशा के अंदर जो है एक स्टेडियम है जिसका नाम है कलिंगा स्टेडियम। एक स्टेडियम जिसका नाम है कलिंगा स्टेडियम। इस कलिंगा स्टेडियम के अंदर जो है 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक, याद रखना, 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जो है पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप जो है इसका आयोजन होगा। ठीक है, याद रखना, पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप का। अगर आपसे बात की जाए इसके अंदर कितनी टीम शामिल होंगी, तो इसके अंदर कुल टीमें शामिल होंगी 16 टीम जो है इसके अंदर शामिल होगी। ठीक है, अगर बात की जाए ओडिशा के CM की, तो ओडिशा के जो CM है उनका नाम है नवीन पटनायक। ठीक है, इनका नाम है नवीन पटनायक। वापस बता देता हूँ आपको, ओडिशा के अंदर जो कलिंगा स्टेडियम है इसके अंदर 24 से 5 दिसंबर 2021 तक पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन होगा। कितनी टीम इसके अंदर भाग लेंगी? इसके अंदर कुल लेंगी 16 टीमें भाग। अगर आपसे पूछा गया ओडिशा के CM का नाम क्या, तो वो है नवीन पटनायक। ठीक है, वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। इसकी मेजबानी कौन करेगा? ओडिशा जो है इसकी मेजबानी करेगा। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? अगर आपसे बात की जाए किस खेल में, तो यह जो है हॉकी खेल की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा गया हॉकी खेल में जो है भारत ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता, तो यह मैच हुआ था भारत और जर्मनी के बीच में। तो भारत ने जो है जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा गया कितने सालों के बाद यह भारत ने हॉकी के अंदर एक पदक जीता है, तो यह टोटल हो गया 41 साल बाद। ठीक है, 41 साल बाद जो है भारत ने हॉकी के अंदर कोई पदक जीता है। अगर बात की जाए 1980 के अंदर मॉस्को में जो, बताता हूँ आपको, 1980 के अंदर जो मॉस्को में जो हॉकी का चैंपियनशिप हुआ था, उसके अंदर जो है भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, भारत ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। और प्रश्न के अनुसार हाल ही में टोक्यो ओलंपिक ने किसको हराया? भारत ने किसको हराया? हॉकी के अंदर भारत ने जर्मनी को हराया और कांस्य पदक जीता है। कितने सालों के बाद? 41 सालों के बाद पहली बार भारत ने कोई पदक जीता है। अगला प्रश्न है 2020 में हॉकी के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया?
2020 में हॉकी के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया रानी रामपाल को, और यह पहली हॉकी की महिला खिलाड़ी है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखना, रानी रामपाल। अगला प्रश्न है, भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है बिरसा मुंडा स्टेडियम, इसका नाम है। याद रखना, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है ओडिशा के अंदर, और ओडिशा के अंदर कहाँ पर? तो ओडिशा के अंदर राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बलवरी सिंह सीनियर का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से? याद रखना, बलवरी सिंह सीनियर, इनका संबंध था हॉकी के खेल से। ठीक है, हॉकी खेल से इनका संबंध था, और इनका हाल ही में जो है निधन भी हो गया। तो अब हम देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न, यानी 6th क्वेश्चन, जो कि है CBSE NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन जो है यह इसकी अध्यक्षता करेंगे, और इसके अंदर आपसे पूछा गया कितने सदस्य हैं, तो मतलब ये जो है कौन समिति? तो 12 सदस्यीय समिति है। ठीक है, याद रखना, 12 सदस्यीय समिति है, जिसके अंदर जो है किसके बारे में बात की जाएगी? तो नए सिलेबस के बारे में बात की जाएगी। किन के नए सिलेबस के बारे में? तो जो स्कूल हैं जिनके अंदर जो है CBSE और NCERT सिलेबस पढ़ाया जाता है, उनके नए सिलेबस के बारे में इसके अंदर बात की जाएगी। ठीक है, तो यही था हमारा प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के कस्तूरीरंगन इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया भारत की शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, अगर आपसे पूछा गया भारत की शिक्षा मंत्री कौन है, तो भारत की शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, जो है भारत की शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि कस्तूरीरंगन और धर्मेंद्र प्रधान जो है ये भारत की शिक्षा मंत्री हैं। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से? इसका संबंध है बैंकिंग सुधार से। ठीक है, याद रखना, बैंकिंग सुधार से जो है इसका संबंध है। अगला प्रश्न है माधव गाडगिल समिति। तो माधव गाडगिल समिति जो है इसका संबंध किससे? इसका संबंध है पश्चिम घाट के संरक्षण से। याद रखना, पश्चिम घाट के संरक्षण से जो है इसका संबंध है। अगर आपसे बात की जाए शिवरमन समिति की, तो शिवरमन समिति जो है इसका संबंध है नाबार्ड से। ठीक है, याद रखना, इस समिति का संबंध किससे है? तो इस समिति का संबंध है नाबार्ड से। ठीक है, बात कीजिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और अगर आपसे बात की जाए बलवंत राय मेहता समिति, तो ये जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका संबंध है त्रिस्तरीय पंचायती राज से। जो है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। बात की जाए इस त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगली समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है फंडामेंटल ड्यूटी से। ठीक है, तो यही था हमारा 6th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 7th क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेटेंट संशोधन नियम 2021 के तहत शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों को पेटेंट शुल्क कितने % तक घटा दिया है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। पेटेंट नियम 2021, ठीक है, याद रखना है। इसके तहत जो है जितने भी शिक्षण संस्थान है जिन्हें पेटेंट शुल्क दिया जाता था, तो उन पेटेंट शुल्क में जो है 80% जो है कम कर दिया है उनके पेटेंट शुल्क को। क्यों किया गया है? इसका पहला कारण है नवाचार, ठीक है, दूसरा है अनुसंधान, और तीसरा है ताकि शोध बढ़ सके। ठीक है, याद रखना है कितना कम कर दिया है? 80%। ठीक है, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है भौगोलिक संकेतिक कितने वर्ष के लिए दिए जाते हैं? यानी भौगोलिक संकेतिक क्या होता है? तो भौगोलिक संकेतिक होता है GI टैग। ठीक है, भौगोलिक संकेतिक होता है GI टैग। तो ये जो GI टैग है ये 10 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, 10 वर्ष के लिए ये दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो है USA जो है यह शीर्ष पर है, और भारत जो है 40 रैंक पर है। ठीक है,
इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आईपी इंडेक्स। तो इस आईपी इंडेक्स के अंदर पहले स्थान पर है यूएसए और भारत जो है 40 रैंक पर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की हाथी मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखना मणिपुर की जो हाथी मिर्च है, ठीक है, मणिपुर की जो हाथी मिर्च है इसे जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो, WIPO, इसका जो मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अब हम देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न जो कि है, हाल ही में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान जो राज्य है, ठीक है, राजस्थान जो राज्य है इसमें जो है सौर ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता, ठीक है, सौर ऊर्जा स्थापित करने की जो क्षमता है इसके अंदर जो है यह राजस्थान जो है फर्स्ट रैंक पर आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर आ चुका है। आपसे बात की जाए इसने कितने मेगावाट की जो है सौर ऊर्जा इसने इसकी क्षमता है, तो कितनी क्षमता इसने रखी है? तो वह है 7,738 मेगावाट जो है इसने इतनी इसकी सौर ऊर्जा तो है, यह इसकी क्षमता है, इतनी इसकी क्षमता है। ठीक है, याद रखना है कितनी, 7,738 मेगावाट। बात की जाए किस नीति के तहत? तो यह है सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत जो है ये फर्स्ट रैंक पर आ चुका है और इसकी इतनी मेगावाट जो है ये हो चुकी है। तो और अगर यह तो पहले रैंक पर है राजस्थान। अगर आपसे बात कीजिए सेकेंड रैंक पर है कर्नाटक, थर्ड रैंक पर है गुजरात और फोर्थ रैंक पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखना पहले पर राजस्थान, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर गुजरात और फोर्थ पर है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट रैंक पर? राजस्थान। तो अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो कि है, सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य। आपको पता होना चाहिए सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। अगर आपसे बात की जाए किस योजना के तहत, तो यह है चिरंजीवी योजना के तहत। ठीक है, चिरंजीवी योजना के तहत राजस्थान ने, ठीक है, सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगर आपसे बात की जाए भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, यानी भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व, 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह है रामगढ़ विषधारी। ठीक है, याद रखना है रामगढ़ विषधारी। अगर आपसे बात की जाए कहाँ है, तो यह है बूंदी राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है? यह है बूंदी राजस्थान में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है, भारत ने 2022 तक सौर ऊर्जा के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा है? याद रखना है भारत ने 2022 तक, ठीक है, भारत ने 2022 तक, ठीक है, याद रखना भारत ने 2022 तक सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा है? तो यह रखा है 100 गीगावाट। कितना? 100 गीगावाट इसने रखा है। और अगर से बात की जाए पवन ऊर्जा में कितने गीगावाट का लक्ष्य रखा है? पवन, याद रखना, सौर ऊर्जा में 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा में 60 गीगावाट। अगर आपसे बात की जाए नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है 175 गीगावाट। याद रखना है सौर ऊर्जा 2022 तक 100 गीगावाट, पवन 60 गीगावाट, पवन ऊर्जा 60 गीगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा 175 गीगावाट। अगला प्रश्न है कुसुम योजना का संबंध है, तो आपको कुसुम योजना जो इसका संबंध है सोलर पंप से। ठीक है, कुसुम योजना का संबंध है सोलर पंप से। अगला प्रश्न है रीवा सोलर प्रोजेक्ट, तो ये जो रीवा सोलर प्रोजेक्ट है इसके तहत जो है 750 मेगावाट जो है इसका इतनी ऊर्जा उत्पादन करने वाला है कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंदर जो है अगर आपसे बात की जाए राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें, मैं अब यहाँ पे एल लिख देता हूँ, एल समझ लेना आप, लोकसभा। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 25। लोकसभा की सीटें हैं 25। अगर आपसे बात की जाए राज्यसभा की सीटें हैं 10। अगर आपसे बात की जाए विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की सीटें हैं 200।
याद रखना, लोकसभा 25, राज्यसभा 10, विधानसभा 200। तो यही था हमारा 8वां प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी 9वां प्रश्न हमारा, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है? तो आपको बताना चाहिए IAU, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है। IAU जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU का हेडक्वार्टर है। बात की जाए इसने किसका नाम रखा है, तो आपको बताना चाहिए इसने जो है चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा का जो दक्षिण ध्रुव है इसके ऊपर एक क्रेटर है, ठीक है। याद रखना है, चंद्रमा का जो दक्षिण ध्रुव है, ये चंद्रमा है, इसका जो दक्षिण ध्रुव है यानी साउथ पोल जो यहाँ पर एक क्रेटर है, उस क्रेटर का नाम है चंद्र क्रेटर, ठीक है। इस क्रेटर का नाम है चंद्र क्रेटर। और इस क्रेटर का जो है IAU यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है हैंसन क्रेटर, ठीक है। याद रखना, इसका नाम क्या रखा है? हैंसन क्रेटर, ठीक है। याद रखना, हैंसन क्रेटर। अगर आपसे बात की जाए हैंसन ही क्यों रखा गया हैंसन क्रेटर, हैंसन, तो आपको बताना चाहिए जो मैथ्यू हैंसन है, इनके नाम पर जो है ये इस क्रेटर का नाम हैंसन क्रेटर रखा गया। अगर आपसे बात की जाए ये मैथ्यू हैंसन कौन थे? तो मैथ्यू हैंसन जो है अंटार्कटिका जो है, इसे अंटार्कटिका जो उत्तरी ध्रुव है, भारत विश्व का जो धरती का जो उत्तरी ध्रुव है, इसे खोजने वाले, ठीक है, इस पर पहले व्यक्ति जो थे उनका नाम है मैथ्यू हैंसन, ठीक है। पहला जो ऑपरेशन हुआ था कहाँ पर, मतलब जाने का जो पहला ऑपरेशन हुआ था उत्तरी ध्रुव पर, तो उसके अंदर जो है मैथ्यू हैंसन जो है वो इनके साथ थे, और ये जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले इंसान थे, ठीक है। याद रखना है मैथ्यू हैंसन। वैसे दोस्तों अगर आपसे बात की जाए उत्तरी ध्रुव पर, मैंने आपको बताया कि उत्तरी ध्रुव पर जो जाने वाले पहले आदमी थे वो थे रॉबर्ट पियरे, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले पहले आदमी थे रॉबर्ट पियरे। अगर आपसे बात की जाए मैथ्यू हैंसन, तो जो है इनके टीम के ही थे, ठीक है। इनके टीम के मैथ्यू हैंसन जो है इनके टीम के थे, और इनके नाम पर जो है जो चंद्रमा क्रेटर है इसका नाम रखा गया हैंसन क्रेटर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं दोरजी आंगचुक। कहाँ के हैं दोरजी आंगचुक? यह लद्दाख के। याद रखना, दोरजी आंगचुक लद्दाख के हैं। IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय भी हैं। अगर आपसे बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय कैरियर नहीं, यहाँ पे है खगोलीय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस शास्त्रीय संगीतकार के सम्मान में क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो यह रखा है पंडित जसराज जो है इनके नाम पर, जो है एक इनके सम्मान पर, जो एक शास्त्रीय संगीतकार थे, इनके सम्मान पर जो है इन्होंने जो है एक ग्रह का नाम रखा है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो यही था हमारा 9वां प्रश्न। अब हम चलते हैं हमारे 10वें प्रश्न की तरफ, यानी हमारा आज का आखिरी प्रश्न, जो कि है दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, यहाँ पे तभी नहीं, यहाँ पे है 24। यहाँ पे दोस्तों 24 सितंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग ने किस राज्य में राज्य का पहला रेशम उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? आपको बताना चाहिए उड़ीसा का जो कटक है, तो उस कटक में जो है एक ट्रेसर रेशम यार्न केंद्र बनाया गया है, ठीक है। याद रखना, ट्रेसर रेशम यार्न केंद्र कहाँ पर? उड़ीसा के कटक के अंदर ट्रेसर रेशम यार्न केंद्र बनाया गया है। आपसे बात की ट्रेसर रेशम की, यह जो है यहाँ का एक स्थानीय रेशम है, ठीक है। क्या है ये ट्रेसर रेशम? तो यह जो है इस कटक का या फिर उड़ीसा का जो है एक स्थानीय रेशम है। और अगर आपसे बात की जाए ट्रेसर रेशम यार्न केंद्र को बनाकर जो है क्या क्या फायदे होने वाले, तो इससे पहला फायदा है कि इसका उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। पहला फायदा इसका उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा है कि महिला जो है, कोई भी महिला का बेरोजगार नहीं रहेंगी, ठीक है। और तीसरा फायदा है कि इनकी इससे जो है आय बढ़ेगी। तो इससे जो है स्थापित किसने किया है? इसे स्थापित किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है। याद रखना 24 सितंबर को, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे है 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर। बात की जाए किसने इसे स्थापित किया है, इसे स्थापित किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं KVIC।
याद रखना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। और अगर से बात की जाए इस आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? इस आयोग की स्थापना हुई थी 1956 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के कटक के अंदर ट्रेसर रेशम यान केंद्र। ट्रेसर जो है यह यहाँ का एक स्थानीय रेशम है। इसके फायदा क्या होंगे? उत्पादन इससे बढ़ेगा, कोई भी मिलेगा, बेरोजगार नहीं रहेंगी, और इससे जो है आय भी बढ़ेगी। तो KVIC जो है इसने जो इसे स्थापित किया है। KVIC का हिंदी में फुल फॉर्म है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? किस अधिनियम से हुई थी? 1956 अधिनियम से। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई का। और आप मुझे कमेंट में बताना कि इसके हाल में हेड कौन है। तो यही था हमारा आज का करंट 25 सितंबर 2021 का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत।